नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल बीसलपुर अड्डा में आपका स्वागत करते हैं। और इस समय हम पढ़ा रहे हैं मूल अधिकार, और मूल अधिकारों में हम पहुंच चुके हैं 29 और 30 पर। अभी तक हमने 12 से लेकर सब एक एक आर्टिकल कवर किया है, और इसको हमने विभिन्न परीक्षाओं जैसे UPSSC की जो होने वाली परीक्षाएं, लोअर BCS जिसको बोलते हैं, और अपर PCS का प्री और SSC GD और पेट जैसे और UPSI जैसे एग्जाम के लिए डिज़ाइन किया। उसी हिसाब से मैंने एक एक फैक्ट करके अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख के उसको समझाने का प्रयास किया है। और इस समय ना आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। भाई मोटिवेशन ये पूछो कि जैसे कुछ लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है कि हमको मोटिवेशन चाहिए, तो पहले ये ढूंढो कि आपको मोटिवेशन है क्यों नहीं, आपका मोटिवेशन डाउन क्यों हुआ। ज़रूर कहीं ना कहीं आपने कुछ लापरवाही की होगी अपने काम में, ज़रूर कहीं न कहीं आपने उसमें थोड़ी ढील दी होगी। जब आप दूसरों से पीछे होने लगते हो तो आप डिमोटिवेट होते हो। तो इसके लिए क्या है ना, हमको लगातार मेहनत करती रहनी। और किसी के देने से मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन का वीडियो देखोगे 5 मिनट 10 मिनट बाद मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करोगे? मोटिवेशन आता है ना अपने कर्मों से, अपने अंदर से। अगर आप जम के मेहनत करते हो तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। हाँ ज़रूर, मतलब जब हम तैयारी करते हैं तो कभी ना कभी हमारे समय ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। ये तो जीवन का अंग है, इसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो वो उस पर ध्यान ना दें और पढ़ाई करते रहें। किसी दिन ज़्यादा तो किसी दिन कम पढ़ाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज़ पढ़ो, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए पूरे सुबह से बैठे शाम तक निपटा डाले सब, अगले 5 दिन की छुट्टी ना। थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, लगातार पढ़ो। तो देखते हैं हम अपना आर्टिकल। ये जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। संस्कृति शब्द को समझ लीजिए, संस्कृति क्या होती है। देखिए, संस्कृति एक विस्तृत शब्द है। जैसे हम क्या खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कैसे विचार रखते हैं, क्या हमारे लोक संगीत हैं, गीत हैं, नृत्य हैं, इन सारे हमारी संस्कृति का पार्ट हैं। इन सबको बनाए रखने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को है। ऊपर है शिक्षा, शिक्षा संबंधी अधिकार है कि हम शिक्षा कैसे प्राप्त करें, कौन कौन से किस तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्या मातृभाषा में प्राप्त कर सकते हैं या किसी और भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके तहत ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संस्कृति का पक्ष हमने समझा दिया आपको। अब देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या है, देखो। अनुच्छेद 29 के 2 पार्ट के ये है मैंने यहाँ पे। एक तो अनुच्छेद 29 में है कि नागरिकों को, मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाते समय 1-2-3 बातें याद करवाने बताई थी। एक मैंने बताया था आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, इनका गणित समझ लीजिए। ये दोनों लगातार हैं, 15, 16 और 29 और 30। ये हमारे संविधान के मूल अधिकार में 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी जितने अधिकार हैं मूल अधिकारों में, जो भी आर्टिकल के तहत अधिकार दिए गए हैं, वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आएगा घूमने के लिए तो उसको भी विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया जाएगा 14 के तहत। लेकिन 15 और 16, 19 और फिर 29 और 30, ये क्रम याद कर लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30। तो ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं, इनके तहत जो जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और शिक्षा में प्रवेश, ये लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में प्रवेश, 29 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 और 29 में अभी हम ये पढ़ रहे हैं लिपि, संस्कृति और भाषा के संरक्षण का अधिकार, और 30 में अल्पसंख्यकों को संस्थाएं खोलने का अधिकार। तो ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो देखिए, नागरिकों को भाषा जो हम बोलते हैं, लिपि जो भाषा को लिखने में काम आती है, और संस्कृति जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे जो सांस्कृतिक पहलू हैं, तीज त्योहार, कपड़े, रहन सहन, पहनावा, ये सब संस्कृति है। लोक छंद, हमारी शादी विवाह होते हैं, उनमें जो हम जो आचरण करते हैं वो सब हमारी संस्कृति का पार्ट है, और सबकी अलग अलग है। तो अगर हमें अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है तो हमें दूसरे की भी संस्कृति से प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करें, बहुत खुश रहें, और दूसरे की संस्कृति में कमियां निकालें, नहीं इसकी ऐसी है, उसकी ऐसी है। अब जैसे हमारी जनजातीय भाई बहन है, उनकी संस्कृति अलग है, लेकिन हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के तहत कहा गया है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति। भाषा क्या होती है? भाषा जो बोलते हैं, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है जो हम बोलते हैं, अभी हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, ये हिंदी भाषा है। तो ऐसे भाषा। लिपि क्या होती है? लिपि लिखने वाली होती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आप याद करो। अशोक के स्तंभ,
अशोक के जो स्तंभ लिखे जाते थे, अशोक के, वो किस किस लिपि में लिखे जाते हैं, लिखने का तरीका होता है, वो उसे लिपि कहते हैं, इंग्लिश में स्क्रिप्ट। तो किस किस तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे आपको एक याद होगा खरोष्टी, ब्राह्मी, अरेमाइक, ये सारी लिपियाँ याद आ रही हैं। जैसे हमारी पंजाबी भाषा है तो उस पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरमुखी। ऐसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। तो इन लिपियों को भी संरक्षित करने का अधिकार है और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। किसको, प्रत्येक नागरिक को, उस प्रत्येक नागरिक को जो भारत के किसी भी भाग में रहता है। चूंकि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, तो उम्मीद है आपको ये आर्टिकल 29 का एक पार्ट समझ में आ गया होगा, जिसको अक्सर लोग पढ़ के यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन हमें आगे भी पढ़ना है इसको डिटेल से। अब 29(2) में क्या प्रावधान है, राज्य द्वारा वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त संस्थान। हमने पढ़ाए थे आर्टिकल 28 के तहत, हमने पढ़ाए थे कि धार्मिक शिक्षा के दौरान हमने पढ़ाए थे कि धार्मिक शिक्षा किन संस्थानों में दी जानी चाहिए, किन में नहीं दी जानी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इनका अलग प्रावधान है। 29 में क्या प्रावधान है, ऐसा कोई स्कूल जिसके लिए सरकार पैसे देती हो, सरकार ने जिसको मान्यता दे रखी हो। अब बगैर मान्यता तो कोई स्कूल चल भी नहीं सकता, ये भी बात मान लो। तो लगभग सभी स्कूल ऐसे हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं जो बगैर मान्यता चल जाए, ऐसा क्या स्कूल होगा, ठीक है। तो राज्य ने मान लो ऐसा स्कूल है जिसको वित्त पोषित कर रखा है या मान्यता दे रखी है। ऐसे स्कूल में अगर कोई नागरिक या कोई भारतीय छात्र पढ़ने जाता है तो उसे धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। कोई भी स्कूल वाला ये नहीं कह सकता कि आपकी जाति ये है इसलिए इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आपका धर्म ये है इसलिए इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आपकी भाषा ये है इसलिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये 4 आधारों पर किसी को नहीं रोका जा सकता। तो ये आर्टिकल आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा भाग नागरिकों के लिए प्राप्त है, ये देख लिए। तो हमने ये देख लिया। अगला एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें है कि भाषा की रक्षा के लिए, हमारी जो भाषा है, जैसे मैं हिंदी भाषा बोलता हूँ तो मैं हिंदी भाषा की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ, आंदोलन करने का अधिकार है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। आपको लगेगा कि नहीं आंदोलन करते हैं तो पुलिस डंडा चलाती, भाई आंदोलन करने पे पुलिस डंडा नहीं चलाती। आंदोलन करने का अधिकार है आपको, लेकिन आंदोलन में हिंसा भड़काओगे तब तो डंडा चलेगा। सीधी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भाई तुम्हारे आंदोलन से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोकता। खूब धरना प्रदर्शन करिए, खूब आंदोलन करिए। तो आंदोलन का अधिकार दिया। भाई आंदोलन को कैसे रोका जा सकता है, आंदोलन करके तो हमने आज़ादी ली है, तो इसका मतलब आंदोलन अच्छी चीज़ है। तो अगर हम भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन करना चाहें तो आंदोलन कर सकते हैं। इसका अधिकार भी हमें अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है। अब अनुच्छेद 29 को इतने डिटेल से पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन अनुच्छेद 29 से आने के बाद नहीं रुकेगा। पहले अनुच्छेद 30 और 29 में अंतर भी समझ लीजिए। 29 हमने पढ़ाया तो 29 में हमने क्या बताया कि सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, तो 29 सभी नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन जो अनुच्छेद 30 के तहत जो अधिकार हैं वो सिर्फ किसको प्राप्त हैं, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया है, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक भाषाई अल्पसंख्यक और एक धार्मिक अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी जनसंख्या 50% से कम है, मतलब किसी क्षेत्र में जिनकी जनसंख्या 50% से कम है उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो यहाँ भाषाई अल्पसंख्यक, और संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। आप सोचो कि संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा दी गई है, समझाया गया नहीं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ चुका है कि संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा दी गई या नहीं दी गई है, ठीक है। उन्होंने परिभाषित नहीं किया है। समय समय पे सरकारें परिभाषित करती है, केंद्र सरकार परिभाषित करती है। तो उसने क्या परिभाषित किया है, उसने यहाँ पे किन किन लोगों को अल्पसंख्यक माना है। एक तो मुस्लिम, ठीक है, और क्रिश्चियन, ठीक है, और बौद्ध और जैन, इन लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है। तो भारत में कितने प्रकार के संविधान के हिसाब से अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक और भाषाई, ठीक है। इन अल्पसंख्यक लोगों को किस बात का अधिकार है कि अपनी रुचि मतलब अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं मतलब स्कूलों को खोल सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं में एक तो स्कूल आ गई है, प्राइमरी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, ये सब। दूसरे जो वाणिज्यिक स्कूल होते हैं, जो व्यापारिक स्कूल जिनको बोला जाता है, जैसे कि कोई MBA करा रहा है तो
और कोई IIT वगैरह जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स करा रहा, तो ऐसे स्कूल भी खोल सकते हैं अल्पसंख्यक, उनको भी शिक्षण संस्थाओं में ही शामिल किया जाएगा। तो अपनी रुचि की स्थापना कर सकते हैं ये लोग और उसका प्रशासन कर सकते हैं। लेकिन भर्ती के नियम है, योग्यता क्या डिसाइड होगी, ये सरकार डिसाइड कर सकती है, लेकिन ये अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों को ये अधिकार हो गया। अगला अधिकार क्या है, देखो अनुच्छेद 30(2) के तहत क्या कहा गया है कि राज्य शिक्षण संस्थाओं की मदद करते समय, मान लो सरकार है या कोई राज्य है, वो अपने प्रदेश की जितनी भी शिक्षण संस्थाओं हैं सबकी मदद कर रहा है, तो उसे क्या है ना, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की भी मदद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की मदद ना करे। तो इसमें यही दिया गया है कि राज्य, जैसे ये क्यों दिया गया, देखिए सरकार होती है बहुमत की, बहुमत का मतलब जिसका जो लोग ज़्यादा बहुमत में है, जो संख्या में ज़्यादा हैं, तो हो सकता है सरकार दबाव में आके अल्पसंख्यक लोगों के लिए काम ना करे, उनकी संस्थाओं को मदद ना दे। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता इस अनुच्छेद में इस बात का जिक्र करके गए हैं कि 30(2) के तहत राज्य शिक्षण संस्थाओं को मदद करते समय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं, जो हमारी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं, को मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। मतलब उसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की भी मदद करनी पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की भी मदद करनी पड़ेगी और इनको मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ था, तो ये बताइए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, कमेंट करके बताएं, और 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है ये भी बताएं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का अधिग्रहण मतलब होता है अपने कब्जे में ले लेना। मान लो अभी कोई अल्पसंख्यक लोग कोई स्कूल चला रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे कि उसे अपने कब्जे में ले लें या उसको अपने अंडर में ले लें, तो उसको अपने अंडर में लेने को ही सरकार क्या कहती है, अधिग्रहण कहती है। इस अधिग्रहण करते समय भाई शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यक लोगों ने बनाई हैं, तो उसका कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसके कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उन्होंने जो खर्च किए उसमें तो अधिग्रहण तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाजार मूल्य पर किया जाएगा। मतलब बाजार में जो कीमत होगी वो पैसे देने होंगे। वैसे आपको ये बात अजीब लग रही होगी कि जो खरीदते हैं कोई चीज़ वो बाजार मूल्य पे ही खरीदते, नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार जब कोई चीज़ खरीदती है तो उसका प्राइस अपने पास से डिसाइड करती है कि हम इतने पैसे में खरीदेंगे। ठीक है, तो उसमें मार्केट में कितना बिक रहा है उससे बहुत ऊंचे पर भी खरीद सकती है और नीचे पर भी खरीद सकती है। लेकिन यहाँ पर जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, जो अल्पसंख्यक लोगों की संस्थाएं हैं शिक्षा से संबंधित, उनका जब भी अधिग्रहण होगा तो बाजार मूल्य पे ही होगा। मतलब इनको बाजार मूल्य पे ही खरीदा जा सकता है, मार्केट में जो वैल्यू होगी, इनकी जो कीमत होगी उस पर ही खरीदा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 29 और 30। देखिए खूब पढ़ो दबा के, इसमें क्या है ना, एग्जाम होने वाले हैं सब, और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ पॉलिटी, अब अगले वीडियो में या मैं साथ साथ में ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसको पसंद जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा और वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कौन कौन माने गए भारत में, तो उसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। तो नोट करके लिख लीजिए कि अल्पसंख्यक कौन कौन होते हैं। तो भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। धार्मिक आधार पर इन लोगों को अल्पसंख्यक माना गया भारत में। किसको किसको, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को और जैन को। तो ये 5 लोग हो गए। और एक बात जो हमें बतानी थी कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी हुई है, तो ये भी याद रखें क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में आ सकता है।